हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, वो चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो या फिर किसी नॉलेज परसेप्शन से इम्पॉर्टेंट हो। इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट पहलुओं को देखते हैं, जैसे कि ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो जिसमें ऐसे आते हैं, या फिर किसी की एसएसबी आई हुई, उसमें से ये जीडी के टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है, जीडी के पॉइंट्स रख सकता है, या फिर एसएससी के जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 21 तारीख। तो चलिए आज के एनालिसिस को देखते हैं क्या है। पहली खबर, सर्ज इन कोविड-19 केसेस। जैसा कि चाइना में, मैंने एक दिन शायद बताया था आपको, चाइना में क्या हो रहा है कि कोविड के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बीजिंग में ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, यानी कि टोटल लॉकडाउन कर दिया था सरकार ने चाइना की, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे क्या हो गया कि अब वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग है, कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसको टेस्ट किया जाए, उसको चेक करते रहा जाए, और जो टेस्ट है वो बढ़ा दिए जाए। और फिलहाल अभी कुछ घंटों पहले मीटिंग ने हेल्थ मिनिस्टर ने, मनसुख वाडिया, उन्होंने अभी मीटिंग ली थी, तो उन्होंने कहा है कि मास्क अब पहनिए, लोगों से अपील की गई है कि मास्क अब पहनिए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी दे दी है कि मास्क पहनते हैं। खैर, कोविड-19 है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो जो अभी आया है को चाइना में, वो है ओमिक्रॉन BF.7। इस वायरस का नाम अब ये हो गया है। ठीक है, तो जब इस वायरस का नाम ओमिक्रॉन BF.7 हो गया है, ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि अब आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग ध्यान रखिए, और जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कह दिया है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि सबमरीन मिल गया है। अभी जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक कमीशन हुआ है, आईएनएस हुआ था, कमीशन हुआ था। ठीक है, तो आईएनएस बारमुगाव, ठीक है, तो जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने संडे को कमीशन किया था, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो डिलीवरी होने वाली है वो होने वाली है वजीर की, यानी कि एक सबमरीन है जिसका नाम है वजीर। ठीक है, जिसका नाम है वजीर, एक सबमरीन है, ये एक कमीशन होने वाली है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है इसकी खूबियाँ और किसने बनाया है। 2005 में, अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक डील साइन हुई थी। करीब $3.75 बिलियन की। तो इस डील में ये कहा गया था कि फ्रांस इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके जिसकी मदद से इंडिया में 6 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ठीक है, तो जब 6 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो वो थी स्कॉर्पियन क्लास की। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्लास होता है, मतलब कि ये नाम है इसका, इसकी प्रॉपर्टी है इस सबमरीन की। तो इसमें क्या होता है कि डीजल और इलेक्ट्रिक अटैक होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो सबमरीन है ये डीजल और इलेक्ट्रिक पे चलती हैं और ये अटैक करने के लिए होती हैं, इनको बोला जाता है सबमरीन क्लास। ठीक है, तो अभी जो ये आईएनएस वजीर है, इसको कमीशन किया जाएगा 2023 में जनवरी में। ठीक, जनवरी में कमीशन किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो 6 थे उनका नाम हम देख लेते हैं एक बार, कि जो 6
पहली पहली जो सबमरीन थी, जो पहली सबमरीन इनको मिली थी, वो थी INS कलावरी, कलावरी, जो कि कमीशन हो गई थी दिसंबर 2017 में, ठीक है। दूसरी थी INS खंडारी, INS खंडारी, ये कमीशन हो गई थी सितंबर 2019 में, ठीक है। और एक तीसरी जो हुई थी वो ही है INS करनाच, INS करनाच, ठीक है। ये कमीशन हो गई थी मार्च 2021 में, ठीक है। जो चौथी थी INS वेला, वो कमीशन हो गई थी नवंबर 2021 में, ठीक है। और जो पांचवी है, जो अभी है INS वजीर, वो हमें INS वजीर, इसका ट्रायल शुरू हो गया था फरवरी 2022 में ही, ठीक है। फरवरी 2022 में ही शुरू हो गया था, पर इसकी जो कमीशनिंग है वो जनवरी में होगी, जनवरी 2023 में। और जो छठी है, लास्टवी है, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो है इंडिया को मिलने वाली है, उसका नाम है INS वागशीर, ठीक है। इसको ट्रायल मोड पे, या इसके जो ट्रायल मोड पे शुरू हो गई थी अप्रैल 2022 में, पर इसकी कमीशनिंग जो होगी वो एंड ऑफ द 2023 में कमीशनिंग इसकी हो जाएगी। तो हमारे इंडियन नेवी को मिलने वाला है 5वां नंबर का INS वजीर मिलने वाला है। INS वागशीर कब मिलेगा? 2023 के एंड में। और इसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, ये काम करना शुरू हो गया है, पानी में उतार दिया गया है टेस्ट के लिए, पर जो क्वेश्चन में कमीशन होगा वो 2023 में होगा, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर तालिबान से, अफगानिस्तान से आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अफगानिस्तान में लास्ट ईयर अगस्त में क्या किया था कि लास्ट ईयर अगस्त में तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे, ठीक है, गवर्नमेंट की वहाँ को हटा के। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी उसने कई सारे ऐसे रूल निकाले हैं जो अफगान लड़कियों के खिलाफ थे, पर एक और अभी कल का रूल निकाला है इसने कि कोई भी वुमेन पढ़ने नहीं जाएगी, ठीक है। बैन ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कब आया है? जबकि 3 महीने पहले यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस हुए हैं, जिसमें ये देख रहे हैं, इसमें है कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में क्या है कि लड़कियां पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। इसके बावजूद भी अभी तालिबान ने बैन कर दिया, ठीक है। तो ये थी अगली खबर। अब चलते हैं अगली खबर पे। लो वैल्यू लोन्स फ्यूलिंग NPA इन एजुकेशन सेक्टर। अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है NPA, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है? तो अगर कोई बैंक है वो अगर किसी इंडिविजुअल को लोन देता है, मान लीजिए कि ये लोन देता है 1 करोड़ का, और ये इंसान बदले में लोन नहीं चुका पाता है, तो ये जो 1 करोड़ है बैंक के डूब गए। तो ये जो डूबे हुए पैसे हैं इनको NPA कहा जाता है, ठीक है। तो इनको NPA कहा जाता है जो डूब गया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखते हैं। जैसे कि एजुकेशन लोन, अब एजुकेशन लोन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे होम लोन होता है, ठीक है, व्हीकल लोन होता है, कार लोन होता है, ऐसे ही एजुकेशन लोन होता है, ठीक। मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई करनी है बीटेक की, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने बैंक गए, बैंक से कहे कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, मुझे बीटेक की पढ़ाई करनी है 4 सालों के लिए, ठीक है। तो 4 सालों का बीटेक होता है, तो आप बैंक ने आपको जो भी अमाउंट, मान लीजिए कि उसने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो 4 साल तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस पे, यानी कि आपको पैसे 4 साल तक नहीं देने हैं बैंक को। लेकिन जैसे ही आपके 4 साल पूरे हो गए और आपकी कहीं जॉब लग गई, यानी कि 5वें साल में आपकी जॉब लगी, तो आप पैसा देना धीरे धीरे बैंक को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन में अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपने बैंक से तो पैसे ले लिए 10 लाख, ठीक है, 4 साल बीटेक किया आपने, और बीटेक करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली,
जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, आप बैंक को पैसे 10 लाख नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे तो ये तो जो बैंक का पैसा है ये तो एनपीए हो गया, या तो आप दे नहीं पाए, ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया बैंक के लिए। तो जो बर्डन है बैंकों के ऊपर वो जो एजुकेशन लोन की वजह से हो रहा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अभी देखिए, अभी दो कैटेगरी है यहाँ पे, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और एक है सेकेंडरी इंस्टीट्यूट। प्रीमियर इंस्टीट्यूट वो होते हैं जैसे कि इसमें आईआईटी आते हैं, ठीक है, आईआईएम आते हैं, एनआईटी आती है, ठीक है, एम्स आता है। तो मान लीजिए कि कोई लड़का आईआईटी क्लियर करके और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता है और बैंक से लोन लेता है, तो बैंक वालों ने इस लोन को दो भागों में डिवाइड कर रखा है कि हाँ, आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको जो लोन है वहाँ पे लोन बनने की जो उनके लोन है वो एनपीए बनने के चांसेस मात्र 0.45% है, ठीक है। वेयर एज जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से आपने बीटेक कर लिया लोन लेके, लेकिन वहाँ पे जो एनपीए बनने का चांस है वो करीब 4.7% है, ठीक है। तो वो 4.7% है। तो गवर्नमेंट ने या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस था उन्होंने आरटीआई डाली थी, बैंकों में आरटीआई डाली थी और सरकार से पूछा था कि जो एजुकेशन लोन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में। तो दो टाइप के लोन होते हैं, एक तो 7 लाख से कम का होता है और एक 7 लाख से ऊपर का होता है, ठीक है। तो जो 7 लाख से कम का होता है उसमें किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। जो 7 लाख से ऊपर का लोन होगा उसमें आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बैंक लोन देता है एजुकेशन लोन वो है एसबीआई है, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो ये सबसे ज़्यादा लोन देते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जैसा कि मैंने बताया था अभी आईआईएम, एनआईटी, आईआईटीज़ हैं। तो इनमें क्या है कि एसबीआई अगर लोन देता है तो उनके एनपीए सिर्फ इतने होंगे 0.45%, एसबीआई का, कैनरा का और कम है, ज़्यादा है 1.4%, यूबीआई का भी कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल को अगर हम मान देखें तो टोटल 0.5%, 0.455% एनपीए बन रहा है ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट का, यानी कि जो आईआईटी, आईआईएम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। वेयरएज तो 8% एजुकेशन लोन जो हो रहा है वो किस में टर्न हो जा रहा है वो एनपीए में हो जा रहा है। मान लीजिए कि सरकार 100 रुपये अगर लोन दिया है पूरे बैंकों ने मिलाकर तो 8 रुपये उनका रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है जैसे ठंडी आ गई है, आप लोग अभी तो कोहरे भी पड़ रहे हैं, तो जो फॉग वो दिल्ली में पड़ रहा है। तो हम फॉग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये फॉग होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो जैसे हमारे ये कंडेंसेशन होता है, एक कंडेंसेशन होता है और एक होता है प्रेसिपिटेशन यानी कि हम जनरली बारिश समझते हैं, पर ऐसा बारिश कई प्रकार की होती है। वैसे ही कंडेंसेशन कई प्रकार का होता है। पहला होता है क्लाउड्स होते हैं, फॉग होता है, ड्यू होता है, मिस्ट होता है, फ्रॉस्ट होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रेन होती है, ठीक है, स्नो होता है, स्लीट होता है, हेल होता है और ड्रिजल होता है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई इवापोरेट हुआ और वो जाके सराउंडिंग में क्या हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब कि इकट्ठा हो गया, तो वो कंडेंसेशन हो गया। और जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि वो नीचे आ गया किसी भी फॉर्म में, या तो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लेट के फॉर्म में, ये इसको ओला बोलते हैं। और ड्रिजल मतलब कि छोटी छोटी ऐसे रिमझिम बारिश टाइप होता है वो, ये नीचे जाने पे इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। यानी कि क्लाउड सबसे बड़े कंडेंस होते हैं, फॉग उससे छोटे, ड्यू, फिर मिस्ट, उसके बाद
फ्रॉस्ट। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि सराउंडिंग में हमारे क्या है, सराउंडिंग में ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स है, मॉइस्चर है। तो जब टेम्परेचर कम होता है, जब फॉग की प्रोसेस बता रहे हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या होता है, ऐसे फॉग बन जाता है। जो टेम्परेचर कम होता है तो ये जो मॉइस्चर है इकट्ठा हो जाते हैं और किस चीज़ का फॉर्म करते हैं, फॉग का फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। तो ये जब कब होता है, टेम्परेचर जब गिरता है तब, और जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता है तब इसके फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन बनने का कारण ये है कि ये रोग विजिबिलिटी कम कर देता है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, राजस्थान वगैरह, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, और ये पॉल्यूशन का भी कारण होता है, ठीक। अब चलते हैं अगली खबर पे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कल बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी का एक COP15 है वो कनाडा में हुआ है। तो इस बारे में हम देखेंगे कि आखिर वो आया कहाँ से, इसका पूरा देखते हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, ठीक, वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन ने करी थी, और यहाँ पे 3 कागजों पे साइन हुआ, ठीक है, 3 कागजों पे साइन हुआ। एक था UNFCCC, ठीक है, और दूसरा था UNCBD, ठीक है, और तीसरा था UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक। तो इसमें ये था, इसमें बात की गई थी कार्बन ट्रेड की, जो हमने कल पढ़ा था, कार्बन ट्रेड की, यानी कार्बन मार्केट वगैरह की बात हुई थी, और फिर कार्बन क्रेडिट की बात हुई इसमें, ठीक, कार्बन क्रेडिट की बात हुई। और यूनाइटेड जब CBD साइन हुआ तो इससे निकलकर 2 कन्वेंशन और है, मतलब कि CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए 2 साइन हुए। एक हुआ कार्टेजेना में, जिसको कार्टेजेना प्रोटोकॉल बोलते हैं, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। एक था नागोया प्रोटोकॉल, ठीक, ये साइन हुआ था 2003 में, ठीक है, और ये साइन हुआ था 2010 में, ठीक है। नागोया ये जापान में है, और ये है कोलंबिया, कार्टेजेना कोलंबिया में, तो उनके देश के नाम से। तो बायोडाइवर्सिटी पे 2 साइन हुए, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे इनके अंदर 2 साइन हुए, यानी कार्बन ट्रेड की बात हुई और कार्बन क्रेडिट की बात हुई। इसमें क्या था कि डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात हुई, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कार्टेजेना है और ये जो साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 5 जून को, ठीक है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो कन्वेंशन हुआ था, रियो अर्थ समिट हुई थी, उसी की वजह से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार CDS में पूछ चुका है और NDA में भी पूछ चुका है, ठीक, तो इसको याद रखें। खैर, अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो कार्टेजेना और नागोया में क्या क्या मेजर्स थे वो लिए गए और क्या क्या करने को कहा गया, ठीक है। तो जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था, जो प्रोटोकॉल था उसमें ये कहा गया कि मान लीजिए कि अगर आप कोई इंडस्ट्री बिठा रहे हैं जो कि बेस्ड है नेचुरल
जो कि बेस्ड है नेचुरल बायोलॉजिकल थिंग्स पे। तो इसका जो मुनाफा है वो आप सबको देंगे, ठीक है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल में ये कहा गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई फार्मा कंपनी है, मान लीजिए कि ABC ये एक फार्मा कंपनी है, ठीक है। तो जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था उसमें बात की गई थी कि जैसे कोई GM क्रॉप्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करना है कि सेपरेट रखना है किनसे, जो नेचुरली होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई खेत है, ये कोई फार्म है और इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाएंगे या फिर ऑर्गेनिजम्स को उगाएंगे, और इसमें जो है वो नेचुरल तरीके से जो भी हमारा सीड्स है उसको उगाएंगे। मान लीजिए कि अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं तो ये जो GM क्रॉप्स है इनको हानि पहुंचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है इनका हैबिटेट कुछ अलग होता है, इनके रहन सहन कुछ अलग होते हैं। तो इस वजह से कार्टेजिना में कहा गया कि जो भी GM क्रॉप्स है, ऑर्गेनिज्म है, इनको सेपरेट रखना है, ठीक है, इनको अलग अलग रखना है, इनको एक ही में मिलाना नहीं है। तो ये कहा गया। और जो इनका ट्रांसपोर्ट है, यूज़ है, वो भी पूरा वाइजली तरीके से करना है कि ये किसी तरह की हानि न पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये हुआ था कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। अब देखते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है, जो कि जापान में हुआ था। तो नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि बेनिफिट मिलना चाहिए, एक्सेस टू शेयरिंग deals of biological and genetic resources, ठीक है। तो इस नागोया प्रोटोकॉल में भी बात हुई थी, बायोलॉजिकल की बात हुई थी, जिसमें ये कहा, GM क्रॉप्स की भी बात हुई थी। तो इसमें कहा था कि जो बेनिफिट है और एक्सेस है वो शेयरिंग, मतलब कि जो बेनिफिट है वो सभी को मिलना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी, ABC फार्मा कंपनी है, और इसको इंडस्ट्री लगानी है, मान लीजिए यूरोप की है, तो इसको फैक्ट्री लगानी है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। वो कंपनी क्या करेगी कि इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी। तो कहना ये है, नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार ये कहना है कि जो भी बेनिफिट है वो तो कंपनी लेगी ही लेगी, इसके स्टेक होल्डर्स लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ के जो अथॉरिटी है, जो सिक्योरिटी है, उनको भी मिलनी चाहिए, यानी कि जिनके यहाँ हो रहा है उसको भी देनी होगी, ठीक है। तो ये बात हुई थी। अब हम देखते हैं, इसमें आते हैं इन पर, ठीक है। तो हमने कार्टेजिना देखा, नागोया देखा। तो ये किसमें था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात हुई थी, ठीक है। और ये था कॉम्बैट ऑन डिग्रेडेशन, यानी कि जो डिजर्टिफिकेशन है, आजकल क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो भी खेत हैं, जो भी खलिहान है, वो क्या हो रहे हैं, अब डेजर्ट बनते जा रहे हैं। यानी कि जो सहारा डेजर्ट है उसकी अब लंबाई या उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये कहा गया कि साइन किया गया कि जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रोका जा सके, और उसको लैंड डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। और कल क्या बात हुई? कल मैंने बताया था कि COP15 की मीटिंग हुई थी। तो COP15 की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, 30/30 का मैंने आपको बताया था, तो वही लिया गया, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं अगली खबर है समुद्रयान मिशन। जैसे मून का मिशन होता है, गगनयान, चंद्रयान, तो वैसे ही समुद्रयान मिशन होगा 2026 तक जो मिशन होगा उसमें 6000 मीटर
6000 मीटर बिलो सी लेवल हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि समुंदर है 6000 मीटर अंदर तक हम जाएंगे और वहाँ पे जो भी चीज़ है वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, बायोडाइवर्सिटी हो, फाइटोप्लैंक्टन्स हो, सबका हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। और ये जानकारी दी हमारे जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में। तो ये थी आज की खबरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू फाइंड इट यूजफुल। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।